हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 9, कफ दोष निरूपण। इससे पहले 8 चैप्टर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। वात दोष, पित्त दोष, इनको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और अब ये कफ दोष निरूपण है। आपको पता है कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। इन तीनों में से वात और पित्त दोष के जो चैप्टर हैं वो उनको मैंने बहुत ही अच्छे से चैनल पे वीडियो डाल दी है, उसकी आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज मैं कफ दोष निरूपण आपको बताऊंगा। इन तीनों दोषों में से कोई ना कोई एक दोष में का लॉन्ग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है, सीधा 10 मार्क्स का। तो चलिए कफ दोष चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कफ की निरुक्ति की बात की गई है। तो कफ की निरुक्ति होती है केन जलेन फलती इति कफा। ये आपको संस्कृत में भी याद करनी पड़ेगी निरुक्ति चैप्टर में। तो आप इसे अभी याद कर लेना कि कफ की निरुक्ति क्या है, केन जलेन फलती इति कफा। अब इसकी व्युत्पत्ति ये भी याद कर लेना, श्लिष्म आलिंगने धातु में मनीन प्रत्यय लगने से कफ शब्द बना है। कफ की निरुक्ति यही है कि एंजलिन फलती थी कफ व्युत्पत्ति है, निरुक्ति श्लेष आलिंगन से कफ बना है। कफ के जो पर्याय है उसे कफ को श्लेष्मा भी कहा जाता है। अब आचार्य सुश्रुत ने श्लेष्मा, इनकी व्युत्पत्ति श्लिष आलिंगन धातु से मानी है, मैंने अभी आपको बता दिया है। अर्थात श्लेष्मा जो आलिंगन धातु में मनिन प्रत्यय लगने से कफ शब्द बना है। अब आलिंगने का अर्थ क्या है? यहाँ पे आलिंगने का अर्थ है जोड़ना होता है। आलिंगने का अर्थ जोड़ना होता है, मतलब कि जो वस्तुओं को जोड़ने का कार्य करता है उसे कफ कहते हैं। अब यहाँ पर श्लेष्मा वह द्रव्य है जो शरीर के दो या दो से अधिक जो सूक्ष्म और स्थूल अवयव होते हैं ना, अवयव मतलब कि ऑर्गन, जो जैसे चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, धातु ऑर्गन जो होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ने का कार्य श्लेष्मा करता है। अब यहाँ पर देखिए कफ के लिए श्लेष्मा और बलास, ये 2 शब्द बताए गए हैं। मतलब ये कफ के पर्याय हैं, श्लेष्मा और बलास, क्योंकि कफ जो है बल देने वाला होता है हमारे बॉडी में, तो इसलिए इसे बलास भी कहा जाता है। परंतु इसमें श्लेष्मा एवं कफ का प्रयोग अधिक किया गया है। बलास शब्द जो है बहुत कम प्रयोग में लिया गया है और यहाँ पर श्लेष्मा का प्रयोग अधिक किया गया है। अग्नि रूप पित्त के द्वारा शरीर में पाक क्रिया संपन्न होती है। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि पित्त क्या करता है, शरीर में पाचन क्रिया करता है, मतलब कि शरीर की धातुओं को पाचन कार्य करता है। जो शरीर का में हम आहार खाते हैं तो उसका पाचन करता है, जिससे हमारे शरीर का नाश होता रहता है। क्योंकि आप देखिए, जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे शरीर की ऊर्जा का नाश होगा ना, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्थित होती है, तो शरीर में नाश क्रिया करता है वो। और उसी के साथ साथ निर्माण क्रिया भी होती है, और वो निर्माण क्रिया किसकी वजह से होती है? श्लेष्मा की वजह से। श्लेष्मा ही ये निर्माण क्रिया करता है। अब मैं मॉडर्न के अनुसार आपको बताता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा होगा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सेल, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब एनाबॉलिज्म क्या कहते हैं? मेकिंग, मतलब कि बनाने को एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म जो होता है वो ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है? पित्त की वजह से। और एनाबॉलिज्म जो एनर्जी बनती किसकी वजह से है? कफ की वजह से। तो यहाँ पर यही बताया गया है। जो ओज है, श्लेष्मा शरीर में ओज रूप होकर मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उत्पन्न करता है। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कफ की वजह से ही हमारी इम्यूनिटी होती है। अब कफ शरीर के हर अंगों में विद्यमान रहता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, कफ शरीर के हर प्रत्येक अंगों में विद्यमान रहता है। अब कफ के पर्याय बलास मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये प्राकृत अवस्था में रहकर शरीर को बल प्रदान करता है। इसके बाद पित्त के समान ही कफ के भी, देखो मैंने पित्त के 2 रूप बताए थे, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। ऐसे ही कफ के भी 2 रूप होते हैं, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप। वात के स्थूल और सूक्ष्म रूप नहीं होते हैं। स्थूल रूप का अर्थ है जिसे हम अपनी इंद्रियों से, मतलब आँखों से देख सकें, और सूक्ष्म रूप वो होता है जिसे हम अपने आँखों से देख ना सकें। तो वात को जो वायु होती है उसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो इसलिए उसके स्थूल और सूक्ष्म रूप नहीं होते हैं। मतलब उसमें स्थूल रूप नहीं होता है, उसमें केवल सूक्ष्म रूप होता है। जबकि
पित्त और कफ को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते सूक्ष्म रूप। तो ये दोनों रूप में विद्यमान होता है। ये देखिए, ये बताया गया है जो दृष्टिगोचर होता है उसे स्थूल रूप कहते हैं, जो हमें नहीं दिख पाता उसे हम सूक्ष्म रूप कहते हैं। अब कफ का जो स्थूल रूप है जो देख सकते हैं हम, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आमाशय में, मतलब कि स्टमक में, फुफ्फुस मतलब लंग्स में, हृदय में, मस्तिष्क में, संधि मतलब जॉइंट्स में, ये यहाँ पर विद्यमान होता है। ये गुरु स्निग्ध इन गुणों का स्त्रवण करता है, मतलब कि ये जो है गुरु गुरु पिछल ये इनके गुण हैं, इस गुणों युक्त ये स्त्रवण करता है। इसके सूक्ष्म रूप वह है जो शरीर में परमाणु में विद्वान होता है, मतलब जो एटम जैसे बोलते हैं परमाणुओं को, तो शरीर में सूक्ष्म रूप प्रेजेंट होते हैं हमारे। अब यहाँ पर श्लेष्मा का पंचभौतिक संगठन बताया गया है। श्लेष्मा कफ दोष की उत्पत्ति में जल एवं पृथ्वी की महाभूत की प्रधानता होती है। कफ में किसकी प्रधानता होती है? जल और पृथ्वी की प्रधानता होती है। वात में किसकी प्रधानता थी? वात में वायु महाभूत की प्रधानता थी और आकाश महाभूत की प्रधानता थी। और पित्त में अग्नि महाभूत की प्रधानता थी। और कफ में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। जल, ये कफ जो है जल महाभूत की प्रधानता के होने पर भी पंचमहाभूतिक होता है। मतलब जल में पांच पंचमहाभूत होते हैं, पंचमहाभूतिक होता है, लेकिन उसमें मुख्यतः जल और पृथ्वी की प्रधानता होती है। अब ये जल का पंचभौतिक तब बताया है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक बार पढ़ना है। आपको इसका कर्म मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि इसको ऐसे याद करना: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश की वजह से क्या होता है? मृदुता, जो कफ में मृदुता सॉफ्टनेस होती है वो आकाश की वजह से होती है। और वायु की वजह से शीतलता, अग्नि की वजह से स्निग्ध, अम्ल और सत्वगुण प्रधान होता है। और जल की वजह से सोमगुण, पिच्छल, मृत्सन। पृथ्वी की वजह से गुरु, भारी होता है ये कफ, स्थिर होता है और मंद होता है, तमोगुण की प्रधानता वाला होता है। ये कफ की गुण बताए गए हैं। अब यहाँ पर कफ के गुणों का स्वरूप का वर्णन किया गया है, मतलब कफ के गुण क्या है, ये वाला श्लोक आपको याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टांग हृदय में भी चैप्टर फर्स्ट में है ये। तो स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सलक्षण, मृत्सन, स्थिर कफ, ये कफ के गुण बताए गए हैं। मतलब कफ जो होता है स्निग्ध होता है, शीत होता है, शीत मतलब ठंडा होता है, गुरु भारी होता है, करता है ये, और मंद होता है, और सलक्षण, मृत्सन, स्थिर, ये कफ के गुण हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुण यही वाले होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये भौतिक गुण है। प्राकृतिक गुण मतलब जो प्रकृति के अनुसार होते हैं वो मधुर होता है। रासायनिक गुण जो रासायनिक कारणों से होते हैं, ये वाले जो है ये आपको पीजी लेवल का है, आपको फिर भी एक बार देख लेना है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पर अभी आप एक बार समझ लेंगे कि भौतिक गुण किसे कहते हैं, प्राकृतिक गुण किसे कहते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको आगे चलकर पढ़ने में आसानी होगी। भौतिक गुण तो यही होगा जो गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध वाला, ये भौतिक गुण है। अब जो प्राकृतिक गुण मतलब जो प्राकृतिक होता है वो मधुर होता है। रासायनिक गुण जो रासायनिक कारणों से होते हैं, वो रासायनिक गुण को हम जो विकृत अवस्था में वो लवण रस हो जाता है। और जो मानसिक गुण जो होते हैं वो तमोगुण की प्रधानता होती है। मानसिक गुण कितने होते हैं? सत्व, रज, तम। तो सत्व किस में था? पित्त में। रज किस में था? वायु में, वात में। और तम किस में है? कफ में। अब यहाँ पर रासायनिक गुण बताएं, वही चीज़ जो ऊपर है वही यहाँ पे लिखी हुई है। अब दोनों आचार्यों ने कफ को स्निग्ध, गुरु, शीत, भारी, ये सलक्षण, ये मृत्सन माना है। अब ये वाला आचार्य चरक के अनुसार आपको याद करना है। यहाँ पे गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, ये वाला श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट है। ये आचार्य चरक के अनुसार है। ये कफ के गुण आचार्य चरक के अनुसार है। कई बार पेपर में आ जाता है वात, पित्त, कफ तीनों के गुणों का वर्णन करें आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट के अनुसार। तो आपको दोनों के श्लोक लिख के और दोनों का वर्णन करना होगा। इसके बाद षडांगधर ने कफ को तमोगुण की प्रधानता माना है यहाँ पर। और काप्य ने कफ को जो यहाँ पर बलयुक्त माना है। ये वाला पैराग्राफ केवल आपको रीड करना है, ये याद नहीं करना है।
जो श्लेष्मा है, महागुणों की दृष्टि से तमोगुण की प्रधानता होती है श्लेष्मा में, क्योंकि जल और पृथ्वी दोनों तमोगुण की प्रधानता वाले होते हैं। इस कारण मनुष्य जो सहन शक्ति, धैर्य, लोभ, हिसन, ये जो मनुष्य के गुण हैं, ये होकर कफ के कारण ही होते हैं। सहन शक्ति, जो हम सहन करने की शक्ति है, कफ दोष के कारण ही होती है। श्लेष्मा में पृथ्वी महाभूत के कारण गुरुता रहती है। जो श्लेष्मा में भारीपन रहता है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से रहता है। और शीत गुण के कारण श्लेष्मा में दाह की उष्णता को दूर करता है। मतलब अगर किसी के शरीर में जलन उत्पन्न हो रही है तो ये कफ जो है दाह को, जलन को दूर करता है। अब पित्त, जैसे किसी की समझ लीजिए जठर अग्नि जो तीव्र हो गई है, मतलब तीक्ष्ण हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए कफज जो आहार विहार है, कफ को उत्पन्न करने वाले, कफ को बढ़ाने वाले, ऐसे आहार विहार का हमें सेवन करवाना होगा। पिच्छिल, पिच्छिल जो है ये लसी, ये है कारण द्रव्य रूप में होकर सांद्र दिखाई देता है। ये वाली लाइन आपको याद नहीं करनी है, और बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट थी 4 लाइनें। इसके बाद ये कफ के कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ के कर्म, ये पेपर में आया था, कफ की वात पित्त कफ तीनों के कर्मों का वर्णन करें। तो श्लेष्मा, स्थिरता, स्निग्धता, संधि, बंधस, समाधि, मतलब ये कफ के कर्म है। ये इसमें कफ के कर्म स्थिरता, ये शरीर में स्थिरता मतलब दृढ़नेस, जो हम खड़े होते हैं, खड़े जो जितनी भी दृढ़नेस, मजबूती होती है, वो कफ के कारण होती है। स्निग्धता, जो स्निग्ध होता है हमारा शरीर, गीलापन जिसे कहते हैं, तो वो कफ के कारण है। संधि को बंधन, मतलब संधि को बांधने में, जॉइंट्स जो होते हैं उनको बांधने में, दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बंधन करने में कफ ही कारण होता है। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना हमारी बॉडी में। अभी हम कफ के जब भेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और क्षमा करने में आदि जो कर्म है उनको कफ ही करवाता है। आचार्य चरक ने प्राकृत श्लेष्मा शरीर में स्निग्धता, संधिबंधस और दृढ़ता, वही बात इन्होंने भी मानी है। अब यहाँ पर देखिए कि वाला श्लोक है, ये आपको याद कर लेना है। ये वाला श्लोक, प्राकृतस्तु बल श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स च वैव स्मृते कायो काय सा च पापमुदिश्यते। मतलब कि जो प्राकृत कफ है, प्राकृत एवं विकृत कफ का स्वरूप माना है आचार्य चरक ने, कि प्राकृत कफ शरीर में बल का कारण है और विकृत कफ को ही मल कहा जाता है। मतलब अगर कफ जो हमारे शरीर में होता है, अगर वो प्राकृत अवस्था में है तो हमें बल की प्रदान करता है, और अगर वो विकृत हो जाता है, मतलब इसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे मल कहा गया है। और शरीर में यही ओज रूप, जो ओज होता है हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु हैं, और शुक्र के बाद ही ओज की उत्पत्ति होती है। तो जो ओज है वो उसे ही कफ कहा गया है, ओज के रूप में रहता है। और जो विकृत होने पर रोगों की उत्पत्ति करता है, जब इसमें विकार हो जाते हैं तो रोगों की उत्पत्ति करता है। इसके बाद अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि प्राकृत कफ देह में संधि को, मतलब कि संधि बांधन में कार्य करता है। कहाँ कहाँ रहता है ये प्राकृत कफ? संधियों में, मतलब जॉइंट्स में रहता है। और ये आहार एवं शरीर को स्नेहन करता है, खाली स्थानों को भरता है, बल को बनाए रखता है। इसके बाद श्लेष्मा के कर्म को दो भागों में बांट दिया गया है यहाँ पर, शारीरिक और मानसिक कर्म। ये श्लेष्मा के कर्मों को दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर शारीरिक जो कर्म है उसको बताया गया है कि ये स्नेहन, संधि को बांधन करने में, संधियों को बांधने में, अति निद्रा मतलब निद्रा का आने में, आदि ये कर्म जो हैं ये शारीरिक कर्म है कफ के, शरीर में स्थिरता लाना ये सब। और जो मानसिक कर्म है मन के द्वारा होते हैं, ये धी, धृति, क्षमा मतलब बुद्धि धारण, धृति करना, क्षमा करना किसी को, आलोभ मतलब कि लोभ क्या होता है, लालच जो होता है वो ना करना, ये सब कफ के कारण हैं। ये, और ये जो प्रकृति चैप्टर था मैंने उसमें बताया था कि कफज प्रकृति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, बड़े शरीर वाले होते हैं, गुरु होते हैं, मतलब जिसकी त्वचा जो होती है स्निग्ध रहती है आदि। मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रकृति के बारे में, प्रकृति में पूरा बताया है। आप एक बार प्रकृति वाले चैप्टर को भी पढ़ लेना। इसके बाद वात गति, वात का कर्म, यहाँ पे वात का कर्म क्या है, गति करना। पित्त का कर्म क्या है, अग्नि कर्म। और कफ का कर्म है उदक कर्म। ये जो है इसके द्वारा शरीर का पोषण करता है। उदक कर्म का तात्पर्य है जिस प्रकार जल जो है कैरियों द्वारा
यहाँ पर देखिए एक ही चीज़ बताई गई, जैसे खेत है तो खेत में जल कैरियो द्वारा जो नालियाँ होती हैं साइड में, उससे पूरा जल का पोषण करता है। उसी प्रकार ये कफ जो संपूर्ण शरीर में जो नसें हैं उनके द्वारा जाकर शरीर का पोषण करता है। अब इसके बाद यहाँ पर कफ की तुलना की गई है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये टेबल याद नहीं करनी। यहाँ पर देखिए कफ के स्थान बताए गए हैं, ये वाला श्लोक आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। उर कंठ शिर कोलोम पर शन्यम रसो मेधो घ्राण रसनम च श्लेष्मा स्थाननि अत्र आप्यो विशेषेण। ये जो है ये वाला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। तो कफ का स्थान क्या माना गया है? उर कंठ, उर मतलब चेस्ट रीजन, कंठ गला, शिर सिर, क्लोम पर पर्व, आमाशय, आमाशय स्टमक को कहते हैं, रस जो धातु होती है उसमें मेद, मेद धातु है, मेद धातु में नासा नासिका में नाक में, और जिह्वा ये कफ का स्थान कहा गया है। और इन स्थानों में भी उर जो चेस्ट रीजन है उसमें कफ मुख्यतः विशेष स्थान माना गया है। अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें छाती में जैसे सांस लेने में कभी कभी जैसे कफज व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें जब खांसी होती है तो उनके चेस्ट रीजन पे स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कि वो खांसी में मतलब उनकी छाती से आपने देखा होगा घर घर आवाज़ आती है, तो वो उसी कारण होती है क्योंकि जो श्लेष्मा का स्थान होता है वो उरह रीजन चेस्ट रीजन में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर सुश्रुत ने आमाशय को श्लेष्मा का स्थान माना है, ये वाला आप केवल रीड कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वात पित्त सामान्य, ये श्लेष्मा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये अब तक जो हमने वर्णन किया है उसको बताया गया है कि आमाशय का जो स्थान है उसमें उर स्थान और आमाशय मतलब कफ का जो स्थान है उसमें उर और आमाशय और हृदय ये कफ के विशेष स्थान माने गए हैं। क्यों? क्योंकि उर में जो कफ है वो 5 प्रकार का होता है। तो उर रीजन में फुफ्फुस मतलब फुफ्फुस मतलब होता है लंग्स, लंग्स और हृदय, ये सब फुफ्फुस के अंदर आते हैं। फुफ्फुस और हृदय ये आमाशय को उर स्थान में रहते हैं, और इन स्थानों पर वृद्धि होने पर अति जैसे अगर कफ जो है श्लेष्मा जिसे बोलते हैं उसकी अगर अधिक वृद्धि होगी शरीर में तो इन्हीं स्थानों पर सबसे ज़्यादा रोगों की उत्पत्ति होगी। आमाशय में जो स्थित जो श्लेष्मा होता है वो अन्न को गीला करने का कार्य, क्लेदन मतलब गीला करने का कार्य करता है। जब भी हम कोई खाना खाएंगे तो वो उसको पचाने के लिए वो पहले उसको गीला करके तोड़ना पड़ता है, तो वो जो है क्लेदन कफ जो होता है क्लेदक कफ वही वो कार्य करता है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है विकृत जो श्लेष्मा है शरीर में रोगों की उत्पत्ति करता है। अब इसलिए जो अगर कफ की वृद्धि हो जाती है शरीर में तो वमन कर्म करवाया जाता है, मतलब वोमिटिंग कराई जाती है, ताकि जो आमाशय है मतलब स्टमक में जो कफ है वो शरीर से बाहर निकल जाए और वो रोगों की उत्पत्ति ना करे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है संक्षेप में कहा जाता है कि उर और आमाशय कफ के विशेष स्थान है, परंतु सिर जीवा मेद कंठ संधि आदि में भी कफ दोष पाया जाता है। अब ये प्राकृत कफ के भेद देखिए, बस ये लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। ये 5 मार्क्स में आ जाता है कि कफ के भेदों का वर्णन करें, तो ये 5 मार्क्स में आ जाता है पेपर में कि कफ के भेदों का वर्णन करें। तो इसमें आपको कफ के भेद होते हैं अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, भेद श्लेष्मा, ये कफ के भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं कफ के। अब कफ के भेदों का ये देखो यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, स्थान एवं भेद। हम कफ के पांचों के स्थान और कर्म की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, तर्पक कफ, बोधक कफ और श्लेषक कफ, ये 5 कफ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अवलंबक कफ के बारे में बताऊंगा। ये उर स्थान मतलब चेस्ट रीजन जो होता है उसमें पाया जाता है, और जो संपूर्ण शरीर की जो अन्य स्थानों पे जो कफ होता है उसको भी बल प्रदान करता है। ये देखो ये लिखा हुआ अपने स्थान पर रहकर अन्य कफों को बल प्रदान करता है, और ये वीर्य शक्ति को बढ़ाता है। त्रिक, त्रिक रीजन ये होता है जो हमारे दोनों कंधे और गर्दन की जो नीचे का रीजन होता है ना उसे त्रिक रीजन बोलते हैं। तो त्रिक को
बल प्रदान करता है। त्रिक तथा हृदय में स्थित रहता है ये। अब ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना, ये वाले श्लोक। वैसे तो कफ चैप्टर से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली तो वात और पित्त में से ही क्वेश्चन आते हैं, पर कफ चैप्टर भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो आपको इसलिए ये वाले श्लोक एक बार देख लेना है, श्लोक की केवल एक बार रीडिंग कर लेनी है आपको। इसके बाद यहाँ पर त्रिक का अर्थ है सिर और दोनों कंधों के जो संधान, जहाँ जॉइंट होता है, तो उनका स्थन को त्रिक कहा गया है। अब यहाँ पर अवलंबक कफ जो मैंने आपको बताया था, तो अवलंबक कफ उर स्थान में रहता है, त्रिक का धारण करता है तथा हृदय और अवलंबक हृदय का पोषण करता है, अन्य कफों को बल प्रदान करता है। उसी बात को लिख दिया है पॉइंटों में, तो पेपर में आप ऐसे पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। आधुनिक क्रिया में शरीर की दृष्टि से जो अवलंबक कफ है उसको जो पेरिटोनियल प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है और पेरिकार्डियल कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसे हम अवलंबक कफ कहते हैं। अब यहाँ पर क्लेदक कफ की बात आई है। क्लेदक कफ किसे कहेंगे? ये आमाशय में क्लेदक कफ रहता है। आमाशय में कफ जो रहता है उसे क्लेदक कफ कहते हैं। ये अन्न जो भोजन है उसको क्लेदन करने का कार्य करता है, मतलब उसको गीला करने का कार्य करता है। अब क्लेदक कफ आमाशय में रहकर अपने श्लेष्मा स्थानों को संपूर्ण उदक कर्म करता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक छोटे से चार्ट बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ? समान वायु। समान वायु के 5, वात चैप्टर में मैंने बताया था वायु के 5 भेद होते हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो उसमें से समान वायु जो है, समान वायु क्लेदक कफ, जो क्लेदक कफ अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इस क्लेदक कफ के साथ मिलती है। तो क्लेदक कफ, समान वायु, क्लेदक कफ और पाचक पित्त, पित्त के जो 5 भेद थे उसमें से पाचक पित्त जो है, पाचक पित्त, इन तीनों के साथ मिलकर स्टमक में जो भोजन होता है उसका पाचन करता है। तो क्या क्या मैंने बताया? समान वायु, क्लेदक कफ और पाचक पित्त, ये तीनों मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो कफ है या कौन सी चीज़ें भोजन का पाचन नहीं करती। ऑप्शन में आ जाएगा समान वायु, क्लेदक कफ, पाचक पित्त और रंजक पित्त। तो आपको रंजक पित्त पर टिक करना है। अब देखिए ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, आमाशय में क्या क्या रहता है? समान वायु, पाचक पित्त और क्लेदक कफ। यहाँ पे चतुर्विध आहार, जो हम आहार का सेवन खाते हैं, तो जो भी मैंने आपको बताया टेबल से वही लिखा हुआ है कि क्लेदक कफ आहार को गीला करता है और फिर पचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे क्लेदक कफ को म्यूकस कहा गया है, ये भोजन को गीला करने का कार्य करता है। क्लेदक कफ को यहाँ पर गैस्ट्रिक जो म्यूकस सिक्रेशन आधुनिक के अनुसार वो बताया गया। बोधक कफ, बोधक कफ हमारी जीवा में स्थित रहता है, मतलब जीभ में रहता है। वो क्या करता है? मधुर आदि जो रस होते हैं, षड रस जो मैंने आपको बताए थे पदार्थ विज्ञान में चैप्टर फर्स्ट में, तो जो 6 रस होते हैं मधुर आदि, उन 6 रसों का ज्ञान करवाने का कार्य कौन करता है? बोधक कफ। बोधक कफ के द्वारा रस का बोध, बोध मतलब ही होता है ज्ञान, तो रस का ज्ञान हमें बोधक कफ की वजह से होता है। सुश्रुत ने जिह्वा मूल एवं कंठ इसका स्थान माना है। यहाँ पर देखिए आधुनिक में इसे सलाइवरी सिक्रेशन कहा गया है। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो सलाइवरी सिक्रेशन होता है वो आधुनिक में कहा गया है। इसके बाद आता है तर्पक कफ। तर्पक कफ की अगर हम बात करें तो तर्पक कफ ये 4th नंबर का कफ है। वाघभट ने इसका स्थान सिर में माना है। जो सिर में स्थित कफ होता है उसे तर्पक कफ कहते हैं। ये तर्पण का कार्य करता है। तर्पण का अर्थ क्या होता है? जो देखना सुनना आदि जो क्रिया होती हैं उनका कार्य तर्पण कफ करता है। मतलब कि अब आप बताइए, आपकी जो इंद्रियां हैं वो सिर, मस्तिष्क कहते हैं ना, ब्रेन को सबसे वाइटल ऑर्गन बताया गया है, क्योंकि इससे क्या है, सारी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं हमारी। तो सभी इंद्रियों का जो ज्ञान होता है हमारा, तो वो ब्रेन के थ्रू ही होता है हमें। तो ब्रेन ही ये जो तर्पक कफ होता है, सिर में तर्पक कफ जो होता है, यही हमें सारी इंद्रियों का ज्ञान कराता है। देखना सुनना आदि ये सब कार्य तर्पक कफ के द्वारा ही होते हैं। इसके बाद यहाँ पे तर्पक कफ के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इंद्रियों अपने जो प्राकृत कर्म, इंद्रियों के जो कर्म होते हैं, जैसे सुनना बोलना, ये सब जो इंद्रियों के कर्म होते हैं, चलना फिरना, ये सब तर्पक कफ के द्वारा ही होते हैं।
अब इनकी योग्य बनती है, इंद्रियां जो है तर्पक कफ के द्वारा ही योग्य बनती हैं अपने कार्य को करने के लिए। अब तर्पक कफ मस्तिष्क में स्नेहन का कार्य और तथा पोषण का कार्य करता है। मस्तिष्क में जो स्नेहन मतलब गीलापन और पोषण करता है ना, तो वो तर्पक कफ के द्वारा ही होता है। अब ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसे ही तर्पक कफ कहा गया है। जिसका मन भी जिससे मन भी अपना प्राकृत कर्म कर सके, उसे तर्पक कफ कहा गया है। अब देखिए ये लिखा हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है फ्लूइड। तो ये इसकी क्वांटिटी 150 ml से 200 ml होगी। ये हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम चैप्टर में। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ही तर्पक कफ कहा गया है। श्लेष जो संक्षेप में अगर हम बात करें तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो सिर प्रदेश में विद्यमान रहे, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, वह चक्षु आदि इंद्रिय जो होती हैं, उन सभी इंद्रियों को तर्पण करती है। उन सभी इंद्रियों का तर्पण करने का मतलब उन सभी इंद्रियों के जो कार्य हैं उनका ज्ञान करवाती है। अब लास्ट कफ है श्लेषक कफ। ये श्लेषक कफ नाम से ही समझ में आ रहा होगा, श्लेष्मा ये संधियों में रहता है श्लेषक कफ। ये संधियाँ क्या होती हैं, जो हमारे दो बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड को ही श्लेषक कफ कहा जाता है। तो संधियों में रहने वाले फ्लूइड मतलब कि श्लेष्मा जो संधियों में चिकना करते हैं संधियों को, तो उसे श्लेषक कफ कहा गया है। अब यहाँ पर श्लेष्मा वह अंश है जो दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ने वाला होता है। मतलब दो या दो से अधिक अस्थियों के बीच में जो पाया जाता है उसे श्लेष्मा कहा जाता है। आधुनिक दृष्टि से इसे साइनोवियल फ्लूइड कहा गया है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।